हेलो। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? कैसे हो आप सारे के सारे बच्चे? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी बच्चों का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल के ऊपर जिसका नाम है फिजिक्स मैन। सबसे पहले तो पिछले क्लास के ऊपर जो आपके कमेंट्स मुझे मिले हैं, आपका जो मोटिवेशन मुझे मिला है, उसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों को शुक्रिया कहना चाहूँगा और कोशिश करूँगा अपनी तरफ से कि मैं इसी तरीके से लगातार कंसिस्टेंटली आपको पढ़ाता रहूँ और आपकी मदद करता रहूँ। फिलहाल समय आपके पास में भी नहीं है और समय मेरे पास में भी नहीं है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सेशन। अपनी कॉपी, अपना पेन, अपना दिमाग, इन तीनों चीज़ों के साथ में तैयार हो जाओ। हम लोग आज चैप्टर नंबर 5 जो हमारा रिमेनिंग पोर्शन है और जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है, फ्रिक्शन, सूडो फोर्स, कंस्ट्रेंट मोशन, इन सब के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। थोड़ा सा आपको ज़्यादा फोकस लगाना पड़ेगा, मजा आएगा, लेकिन आपको पहली बार ऐसे ऐसे भारी भरकम कॉन्सेप्ट आपको बहुत आसान तरीके से समझ में आ रहे होंगे कि आपका दिल जो है वो खुशी से बाग बाग हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। बट यस, आपको पढ़ना पड़ेगा, आखिरी तक पूरा का पूरा लेक्चर देखना पड़ेगा, ठीक है? अभी हम नीट और जेई को टारगेट कर रहे हैं इन लेक्चर्स के अंदर। मेरा पूरा का पूरा फोकस है कि इन लेक्चर्स को जो भी बच्चा अटेंड करे वो जेई और नीट के एग्जाम के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स ला सके। तो इन लेक्चर्स के अंदर मेरा पूरा का पूरा फोकस न्यूमेरिकल सॉल्विंग एबिलिटी, मतलब आपको कुछ इस तरीके से कॉन्सेप्ट्स पढ़ाना कि आप खुद उनका न्यूमेरिकल्स के अंदर उपयोग कर पाओ, ये मेरा मेन फोकस रहता है। तो इसी फोकस के साथ में शुरू करते हैं हमारा आज का ये लेक्चर। ठीक, चलो। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे किसके बारे में, हमारे पिछले लेक्चर के थोड़े से रिवीजन के बारे में। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि F इज इक्वल टू एम ए, इसको कैसे अप्लाई किया जाए, पूरे स्टेप बाय स्टेप मैंने प्रोसेस बताए थे, ढेर सारे अपनों ने एग्जांपल्स भी करे थे। तो एक बार वहीं से रिवाइंड करते हैं चीजों। जैसे हमें ये एग्जांपल दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, इस मास की वैल्यू हमें निकालनी है, सच दैट ब्लॉक्स विल रिमेन एट रेस्ट। तो मैंने बताया था कि ये जो कीवर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ब्लॉक्स विल रिमेन एट रेस्ट। जैसे ही आपको ये लिखा हुआ दिख जाए, इसका मतलब लॉ ऑफ इनर्शिया यूज करना है। सर कैसे यूज करना है? फोर्सेस को बैलेंस करके। अब हम क्या करेंगे, इन ब्लॉक्स के ऊपर लगने वाले सारे के सारे फोर्सेस ड्रॉ करेंगे। ठीक है, चलो ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले इसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस ड्रॉ करते हैं। तो इसके ऊपर एक फोर्स तो लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इस तरीके से डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है एक फोर्स। ठीक है, ये हो जाएगा इसका वेट, तो वेट हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 मतलब 50 न्यूटन। तो 50 न्यूटन का जो फोर्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। और कौन सा फोर्स लग रहा है? देखो, ये वाला ब्लॉक और ये जो इंक्लाइन प्लेन है ये कांटेक्ट में है, तो यहां पर नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स भी लग रहा है। और नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स हमेशा सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में होता है, सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में होता है। तो ये हो जाएगा आपका नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। और कौन सा फोर्स लग रहा है यहां पर? सर ये वाला जो ब्लॉक है ये रस्सी से बंधा हुआ है, यानी कि यहां पर रस्सी के अंदर टेंशन फोर्स भी प्रोड्यूस हो रहा होगा। तो यहां पर रस्सी के अंदर ये टेंशन फोर्स T भी प्रोड्यूस हो रहा है। इस तरीके से इसके ऊपर 3 फोर्सेस लग रहे हैं। अब इनको अगर हमें बैलेंस करना है तो मैंने क्या तरीका बताया था कि सारे के सारे फोर्सेस जो हैं उनके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स को बैलेंस कर दो। अब यहां पे हम एक और दिमाग लगा सकते हैं। मैंने आपको यह भी बताया था कि आप जरूरी नहीं है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ही लो, आप कोई सी भी दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस ले सकते हो। तो यहां पर अगर अपन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन लेंगे तो नोटिस करो हमें इन दोनों फोर्सेस को कंपोनेंट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। अगर हम थोड़ा स्मार्ट बने, थोड़ा दिमाग लगाएं, तो हमें दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन लेनी है, तो हम ये वाली ले लेंगे, एक डायरेक्शन ये वाली ले लेंगे और एक डायरेक्शन ये वाली ले लेंगे। उससे फायदा क्या होगा? हमें इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, हमें इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कौन से फोर्स को डिवाइड करना है? हमें 50 न्यूटन को डिवाइड करना है। तो जब भी आप इंक्लाइन प्लेन का क्वेश्चन करते हो तो आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन ना लेके कौन सी डायरेक्शन लेते हो? आप इंक्लाइन के पैरेलल और इंक्लाइन के परपेंडिकुलर, ये दो डायरेक्शंस आप चूज करते हो। ठीक है, तो हमने भी ये दोनों डायरेक्शंस चूज कर ली। तो हमने देखा कि इस डायरेक्शन के अंदर, ये जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन के अंदर mg का एक कंपोनेंट होगा और इस डायरेक्शन के अंदर mg का एक कंपोनेंट होगा। ये ऑलरेडी
हमारी ली हुई डायरेक्शन में और ये ऑलरेडी हमारी ली हुई डायरेक्शन में, तो इनको कंपोनेंट्स में डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। नोटिस करो, ये अगर 37 है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा। और 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये घूम फिर के वापस से कितना हो जाएगा 37 डिग्री हो जाएगा। और वेक्टर का एंगल की तरफ जो कंपोनेंट होता है वो हमेशा कॉस कंपोनेंट होता है। तो अब आप इसको याद ही रख सकते हो कि ये जो कंपोनेंट आएगा ना इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन, वो हमेशा होगा mg cos थीटा, मतलब 50 cos 37 डिग्री, ये होगा कंपोनेंट। और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा आपका 50 sin 37 डिग्री। इस तरीके से हमने फोर्सेस को क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। अब हम इनको बैलेंस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने इन दोनों फोर्सेस को बैलेंस किया, इन दोनों को। तो हमने देखा टेंशन फोर्स की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, यहां पर 50 साइन 37 डिग्री निकल के आ गई। 50 साइन 37 डिग्री, क्यों? क्योंकि ये रेस्ट पर है, हम फोर्सेस को बैलेंस कर सकते हैं। साइन 37 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 37 की वैल्यू होती है 3 डिवाइडेड बाय 5। 5 से ये 10 टाइम्स कट गया, तो ये आ जाएगा आपका 30 न्यूटन। 30 न्यूटन टेंशन फोर्स की यहां पर वैल्यू आपको आते हुए नजर आएगी। ठीक। और इसी तरीके से आप चाहो तो नॉर्मल फोर्स की वैल्यू भी निकाल सकते हो, बट वो हमें रिक्वायर्ड नहीं है। तो हमने बस केवल और केवल एक ही स्टेप किया यहां पर। क्यों करें जब नॉर्मल फोर्स किसी ने पूछा ही नहीं है तो। ठीक है, अब अपन चलते हैं इस पर। सेम खेल यहां पर भी होगा। एक फोर्स लगेगा यहां पर भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगाया वो हो गया mg। अब हमें डायरेक्ट करना है, और ये फोर्स हो गया यहां पर नॉर्मल। डायरेक्ट करना है कि mg के हमें दो कंपोनेंट लेने हैं। एक कंपोनेंट लेंगे अपन किस डायरेक्शन के अंदर, इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल, तो एक कंपोनेंट ये वाला हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका m इंटू जी इंटू साइन, और जो भी एंगल बन रहा है, कितना एंगल बन रहा है 53 डिग्री बन रहा है। और एक कंपोनेंट हो जाएगा आपका इधर, ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा आपका m इंटू जी इंटू कॉस, कितना एंगल बन रहा है इस तरफ 53 डिग्री का एंगल बन रहा है। और एक तो हमारा टेंशन फोर्स है ही, ये हमारा टेंशन फोर्स यहाँ पर एज इट इज हो गया। जितनी टेंशन यहाँ पर है उतनी की उतनी टेंशन यहाँ पर होगी, क्योंकि स्ट्रिंग सेम है। और ये भी इक्विलिब्रियम में है, ये भी रेस्ट पर है, तो यहाँ पर भी हम फोर्सेस को क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। तो दूसरे वाले ब्लॉक पर अगर फोर्सेस को बैलेंस करेंगे तो टेंशन फोर्स किसके इक्वल निकल के आएगा, ये निकल के आएगा m इंटू जी इंटू साइन 53 डिग्री के इक्वल निकल के आएगा। और टेंशन फोर्स की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 30 न्यूटन। m हमें निकालना है, g को अपन 10 मान सकते हैं, और साइन 53 होता है 4 डिवाइडेड बाय 5। सॉल्व करो, 5 से ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, 2 से ये 15 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, तो m की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 15 डिवाइडेड बाय 4। और जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 3, 12 टाइम्स चला गया, बचेंगे 3, तो फिर चला जाएगा 7 टाइम्स, और फिर चला जाएगा 5 टाइम्स। इतने किलोग्राम आपका मास होना चाहिए, इतने किलोग्राम मास होना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं, ये टिपिकल क्वेश्चन है। ये वो क्वेश्चन है जो कि या तो डायरेक्ट पूछे जाएंगे एग्जाम के अंदर, या कहीं ना कहीं यहां से जो आप सीख रहे हो वो चीज आपके काम आएगी हमारे आगे जो एडवांस क्वेश्चन बनते हैं उनके अंदर। यहाँ पर हमने वापस से एक बार फोर्सेस को कंपोनेंट्स में डिवाइड करना, इस कीवर्ड को पकड़ना, फोर्सेस को बैलेंस करना, और अननोन फोर्सेस की वैल्यू फाइंड आउट करना, ये सारे के सारे हमने काम किए। इस तरीके से हमने यहाँ पर पता लगा लिया। ठीक है, आगे चलते हैं यहाँ से। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स एंड नॉर्मल कॉन्टेक्ट फोर्स बिटवीन द ब्लॉक्स, ऑल सर्फेसेस आर स्मूथ। अभी तक कोई फ्रिक्शन की बात नहीं कर रहे। अगेन एक बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन। ठीक, इसको मैं पहले आपको प्रॉपर मेथड से बताऊंगा, फिर मैं इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। शॉर्ट ट्रिक हमेशा कब बनती है, जब कोई क्वेश्चन लगातार बार बार पूछा जाने लगे, तो फिर हम उसकी शॉर्ट ट्रिक बना लेते हैं, कुछ चीजें अपन डायरेक्ट करने लग जाते हैं। पहले अपन इसका प्रॉपर मेथड देखते हैं। तो देखो, यहां से आप 120 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, यहां से आप 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो। ऑब्वियसली जीत किसकी होगी, 120 न्यूटन की होगी। तो ये तीनों के तीनों ब्लॉक जो है वो इधर की तरफ जाने लगेंगे। हाँ, क्योंकि तीनों हमेशा कांटेक्ट में रहेंगे,
तो जितने एक्सेलरेशन से ये जाएगा उतने ही एक्सेलरेशन से ये वाला ब्लॉक भी जाएगा, और जितने एक्सेलरेशन से ये जाएगा उतने ही एक्सेलरेशन से ये वाला ब्लॉक भी जाएगा। मजबूरी है तीनों की, तीनों को आपस में कांटेक्ट में रहना है। तो यहां पर भी हमारी वाली कंडीशन मैच कर गई। मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जब सभी ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन सेम हो तो आप उनको एज अ कंबाइंड सिस्टम कंसीडर कर सकते हो। तो यहां पर आपने कंबाइंड सिस्टम लिया, किस किस का, एक ले लिया आपने 5, एक ले लिया आपने 3, और एक ले लिया आपने 2। इन सब का आपने कंबाइंड सिस्टम ले लिया, और ये जो कंबाइंड सिस्टम है इसके लिए सबसे पहले आपने इक्वेशन बनाई, या इसका आपने क्या निकाला, एक्सेलरेशन निकाला। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू सपोर्टिंग फोर्स। अब यहां पर जो mg लग रहा है वो तो n से बैलेंस हो जाएगा, एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर फोर्सेस आपस में बैलेंस हो जाते हैं तो उनको दिखाने की जरूरत है नहीं। और आपस में जो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स लग रहे होंगे, आपस में जो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स लग रहे होंगे वो पेयर फॉर्म में होंगे, तो वो वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएंगे, जैसे टेंशन फोर्स कैंसिल आउट हो जाया करता था, उनको हमें कंसीडर नहीं करना। अभी फिलहाल हमें सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस को कंसीडर करना है। आप देख रहे हो कि एक्सेलरेशन को सपोर्ट तो कर रहा है 120 न्यूटन, तो सपोर्टिंग फोर्स तो कितना हो गया, 120 न्यूटन हो गया, और अपोज कौन कर रहा है, 20 न्यूटन। अपोजिंग फोर्स हो गया आपका 20 न्यूटन, कोई फ्रिक्शन है नहीं, डिवाइडेड बाय टोटल मास, तो टोटल मास हो जाएगा 5 + 3 + 2। 120 में से 20 चले गए, कितना बचेगा, 100 बचेगा, डिवाइडेड बाय 5 और 3 8 और 2 हो जाएगा 10, तो ये कैंसिल आउट हो गए, कितना आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये तो हो गया हमारा एक्सेलरेशन, बिल्कुल आसान। अब बात करते हैं नॉर्मल फोर्स की। अब नॉर्मल फोर्स अपन यहां पर शो करते हैं। तो मैंने बताया था नॉर्मल फोर्स कब लगता है, जब भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में हो। तो देखो ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में और दोनों एक दूसरे को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो इनकी सरफेस है उसके नॉर्मल डायरेक्शन में लगेगा। इस 5 किलोग्राम वाले ब्लॉक के ऊपर इधर की तरफ लगेगा नॉर्मल फोर्स, ठीक है, इसका नाम हमने रख दिया N1। और इस 3 किलोग्राम के ऊपर इधर की तरफ लगेगा फोर्स, इसका नाम रख दिया हमने N1, ठीक है। अभी हम देखेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ, पेयर की फॉर्म में जो भी फोर्सेस होते हैं वो इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। ऐसे ये 3 और 2, ये दोनों ब्लॉक्स भी एक दूसरे के कांटेक्ट में और एक दूसरे को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। इस 3 के ऊपर इधर की तरफ लगेगा नॉर्मल फोर्स, इसका नाम हमने रख दिया N2 रख दिया हमने इसका नाम। और इस 2 किलोग्राम के ऊपर लगेगा इधर की तरफ, इसका नाम हमने रख दिया N2। ये दोनों भी पेयर फॉर्मेट में होंगे। तो हमें N1 और N2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आप किसी भी एक ब्लॉक को पकड़ लो, जैसे आपने 5 किलोग्राम वाले ब्लॉक को पकड़ा, ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन ऑलरेडी आपके पास में आ ही चुका है, तो आपने 5 किलोग्राम वाले ब्लॉक को पकड़ा, ठीक है, ठीक है, एज अ सिस्टम। इसको एज अ सिस्टम आपने यहां पर क्या किया, कंसीडर किया। इसका जो एक्सेलरेशन है वो कितना होना चाहिए, इसका एक्सेलरेशन होना चाहिए सपोर्टिंग फोर्स। तो इसके एक्सेलरेशन को सपोर्ट कौन कर रहा है, 120 न्यूटन। 120 न्यूटन का फोर्स तो इसको क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। और सोचो इसके एक्सेलरेशन को अपोज कौन कर रहा है, N1, ये इसके ऊपर लग रहा है N1। ये वाला N1 3 के ऊपर लग रहा है, तो इसको मत कंसीडर कर लेना, ये वाला N1 5 के ऊपर लग रहा है। अपोज कौन कर रहा है, N1 कर रहा है अपोज, तो ये N1 हो गया, डिवाइडेड बाय मास, तो इसका मास कितना है, 5 है। एक्सेलरेशन ऑलरेडी हमारे पास में है, कितना था, 10 था, तो 10 इज इक्वल टू 120 माइनस N1 डिवाइडेड बाय 5। तो इसको 5 को इधर ले आते हैं, तो 50 इज इक्वल टू 120 माइनस N1, और यहां से N1 की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 120 माइनस 50, तो 70 न्यूटन आ जाएगी, 70 न्यूटन आपकी यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। इसी प्रकार से आप N1 की वैल्यू निकाले हो, N2 की वैल्यू भी निकाल सकते हो। इसी प्रकार से आप N2 की वैल्यू भी निकाल सकते हो। अब की बार आप 2 किलोग्राम वाले ब्लॉक को पकड़ लो, अब की बार आप किसको पकड़ लो, अब की बार आप 2 किलोग्राम वाले ब्लॉक को एज अ सिस्टम कंसीडर कर लो, ठीक है। चलो फटाफट से करते हैं। तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा सपोर्टिंग फोर्स, अब नोटिस करो इसके एक्सेलरेशन को ये वाला जो नॉर्मल फोर्स है वो सपोर्ट कर रहा है, मतलब N2 जो है वो सपोर्ट कर रहा है, माइनस इस एक्सेलरेशन को ये वाला फोर्स जो है वो अपोज कर रहा है,
तो 20 जो है वो अपोज कर रहा है, डिवाइडेड बाय मास कितना है 2, एक्सेलरेशन की वैल्यू है 10 इज इक्वल्स टू n2 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 2, 2 को इधर ले जाएंगे तो 20 इज इक्वल्स टू n2 माइनस 20 और 20 को इधर ले आएंगे तो n2 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 40 न्यूटन। इस तरीके से आप n1 और n2 की वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये जो क्वेश्चन है इसका प्रॉपर मेथड अच्छे से समझ में आना चाहिए। मैं कभी भी शॉर्टकट रिकमेंड नहीं करता क्योंकि इसमें भी आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत क्लैरिटी के साथ में ये चीज आनी चाहिए। बट क्योंकि बहुत कॉमन क्वेश्चन है तो अब हम इसको एक शॉर्टकट मेथड से भी करना सीखेंगे ताकि आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सको, इनफैक्ट मुंह जबानी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम लोग एक अकाउंट मैनेज करते हैं और जो ज्यादा वाला फोर्स होता है ना उसको एज एन इनपुट हम लोग कंसिडर करते हैं। तो एक तरीके से हमें पॉकेट मनी मिली, हमें इनपुट मिला, कितना मिला 120 रुपए का इनपुट मिला, 120 न्यूटन का इनपुट मिला, 120 न्यूटन का इनपुट मिला। ठीक है, एक्सेलरेशन हम ऑलरेडी निकाल चुके होंगे, ये वाला स्टेप तो करना ही करना है और इसमें ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। एक्सेलरेशन हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ठीक, अब देखना यहां से आपको पिताजी ने 120 रुपए जेब खर्ची दी, पॉकेट मनी दी। अब आपने कितने खर्च कर दिए, तो खर्च जो होता है, ठीक है, खर्च जो होता है वो अपन कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहला खर्चा होगा इस ब्लॉक के ऊपर। इस ब्लॉक का मास कितना है 5 और इसका एक्सेलरेशन कितना है 10। मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन, खर्च मतलब हमेशा क्या हो जाएगा मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। इतना आपने खर्च कर दिया, 50 रुपए आपने खर्च कर दिए, 50 न्यूटन आपने क्या कर दिए खर्च कर दी। तो अब जो बचत होगी आपकी, अब जो बचत होगी वो अपने आप ही किसको रिप्रेजेंट करेगी, वो अपने आप ही नॉर्मल फोर्स को रिप्रेजेंट करेगी। 120 रुपए आपको पॉकेट मनी मिली थी, आपने 5 किलोग्राम वाले ब्लॉक के ऊपर 50 रुपए खर्च कर दिए, तो बाकी कितने बच गए आपके पास में 70 रुपए बच गए, 70 न्यूटन आपका आंसर आ गया। कितना आसान हो गया मेथड। फिर और आगे चलो कि सर अब 3 किलोग्राम पर भी तो खर्चा होगा, चलो इस पे भी खर्चा करते हैं। तो वापस से हमारा खर्चा हुआ, ठीक है, अब की बार 3 किलोग्राम पर हुआ तो 3 को हमने एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया 30 न्यूटन, 30 न्यूटन का खर्चा हो गया। तो अब हमारे पास में कितना बचा, जो भी बचेगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो N2 को रिप्रेजेंट करेगा। तो 70 थे, उसमें से 30 और खर्च हो गए, तो अब कितने बचे 40 बचे, तो 40 न्यूटन हमारे N2 की वैल्यू हो जाए। और चेक करना चाहते हो कि आपने सही किया या नहीं किया, तो फिर इसके ऊपर भी खर्चा होगा। कितना खर्चा होगा, तो वापस से हमने खर्च किया, ठीक है, और कितना खर्चा किया अब की बार हमने 2 किलोग्राम वाले ब्लॉक के ऊपर, इसको एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर दिया, 20 न्यूटन का खर्चा कर दिया। तो अंत में जो बचत हुई हमारे पास में, एंड में जो बचत हुई, 40 में से 20 चले गए तो कितनी बची, 20 न्यूटन हमारे पास में बचे, 20 न्यूटन हमारे पास में बचे। तो हम चेक कर सकते हैं कि हाँ यार वाकई एट द एंड हमारे पास में कितने बचेंगे, 20 रुपए बचेंगे। एट द एंड हमारे पास में 20 रुपए बचेंगे। तो इस शॉर्टकट से भी आप इस सवाल को मुंह जबानी सॉल्व कर सकते हो। मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि मेरे शॉर्टकट आपको कैसे लगता है। मतलब बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि सुभाष सर जो है वो कंसेप्चुअल पढ़ाने वाले टीचर है, बट उनको ये नहीं पता कि सुभाष सर के जो शॉर्टकट है बहुत पावरफुल होते हैं और बहुत सारे होते हैं, उस ढंग से सुनने वाला होना चाहिए उनको, और वो एक्चुअल में यूजफुल होते हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है शॉर्टकट के नाम पे आपको बहुत लंबा कोई प्रोसीजर बता दिया जाता है, ऐसी ऐसी कंडीशन हो, ये हो, तब ये करना है। ऐसा नहीं, अपन क्या करेंगे, जो क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछे गए हैं, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, उनको अपन थोड़ा सा शॉर्ट तरीके से करने की कोशिश करेंगे ताकि उनको तो अपन फटाफट फटाफट एग्जाम के अंदर सॉल्व कर जाए। ठीक है, ऐसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। कितने ही ब्लॉक्स हो, मैंने तो 3 लिए हैं, मान लो 10 ब्लॉक हो ना, तो भी आप इनको फटाफट फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो मेथड है ये आपको मुझे कमेंट्स के अंदर बताना है। अगर ये लाइव क्लास होती तो मैं अभी आपसे पूछता कि बेटा मुझे बताओ, बट अगेन ये रिकॉर्डेड है। रिकॉर्डेड इसीलिए है क्योंकि मैं कोशिश करूंगा कि और ज़्यादा मैं वीडियोस रिकॉर्ड करके एक दिन में एक से ज़्यादा वीडियोस भी मैं आप लोगों के लिए डाल पाऊँ,
और अपने कमिटमेंट को पूरा कर पाऊँ। आपके नीट के एग्जाम से कुछ दिन पहले मैं आपको पूरा का पूरा सिलेबस इस यूट्यूब के चैनल के ऊपर प्रोवाइड करवा दूँ, ऐसा मेरा टारगेट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। आई होप ये अच्छे से समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को। फाइंड द टेंशन फोर्स एट पॉइंट ए बी एंड सी। ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट मिडल पॉइंट जो है वो बी है, ये वाला पॉइंट जो है वो सी है। अब आप बोलोगे सर ये तो रस्सी है और रस्सी के हर पॉइंट पर टेंशन फोर्स सेम होता है, इसमें अलग अलग क्यों पूछा है? इसलिए पूछा है बेटा क्योंकि अब की बार आपकी जो स्ट्रिंग है वो आइडियल स्ट्रिंग नहीं है। अब की बार कैसी स्ट्रिंग है? मास वाली स्ट्रिंग है, खुद का भी मास है, रस्सी का खुद का भी मास आपको दे रखा है 2 किलोग्राम। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है वो मैं आपको सिखाऊंगा इस क्वेश्चन के अंदर। ऑल दी सर्फेसेस आर स्मूथ, कोई फ्रिक्शन अभी हम कंसीडर नहीं कर रहे। ठीक है, चलो क्या करते हैं। तो इसमें क्या होना है, इसमें बहुत सिंपल सा मूल मंत्र ध्यान रखना। एक मूल मंत्र मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है? मास वाली स्ट्रिंग को, मास वाली स्ट्रिंग को आपको क्या कंसीडर करना है? ब्लॉक ही कंसीडर करना है, ब्लॉक ही कंसीडर करना है। You will have to consider the string having mass as a block only. खत्म। ठीक है, चलो सर बहुत काम आसान हो गया। तो फिर तो हम आपका वाला मेथड ही लगा दें। आपने अभी अभी जो मेथड बताया था हम वही वाला मेथड लगा देंगे। सर कैसे कैसे लगाएंगे? तो इधर से देखो, 20 न्यूटन, 20 न्यूटन का फोर्स हमने लगाया यहां से। ठीक है, मतलब वही इनपुट हो गया हमारा 20 न्यूटन, 20 न्यूटन का हमारा इनपुट हो गया। तो ये हो गया हमारा इनपुट। ठीक है, तो इनपुट हुआ हमारा कितना? 20 न्यूटन। अच्छा, सबसे पहले मैंने वो क्या बोला था, आपको एक्सेलरेशन निकालना है। तो ये तो पता ही है ना कि सब सेम एक्सेलरेशन से मूव करेंगे। ये भी ए एक्सेलरेशन से मूव करेगा, ये भी ए एक्सेलरेशन से मूव करेगा। क्यों? क्योंकि रस्सी जो है उसकी लेंथ कभी भी नहीं बदलती, तो सब सेम एक्सेलरेशन से मूव करेंगे। तो सबसे पहले आपका जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना हो जाएगा? सपोर्टिंग फोर्स। तो इनको एज अ कंबाइंड सिस्टम लोगे तो सारे इंटरनल फोर्स तो आपको नेग्लेक्ट करने हैं, टेंशन वगैरह जो भी कुछ है। सिर्फ सपोर्टिंग फोर्स कौन सा दिखेगा आपको? 20। तो सपोर्टिंग फोर्स हो गया आपका 20, अपोजिंग फोर्स कोई भी नहीं है 0, डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो टोटल मास हो जाएगा 5 + 2 + 3, यानी कि ये हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 10, और आंसर आ जाएगा आपका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका एक्सेलरेशन हो गया। बहुत आसान है। ठीक है, डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड लगाते हैं अपन। तो इनपुट हमने दिया 20 न्यूटन। अब सबसे पहले यहां पर आते हैं। ठीक है, क्योंकि यहां पर ये और ये दो ब्लॉक आपस में क्या हो रहे हैं? सेपरेट हो रहे हैं। तो यहां पर जो भी टेंशन फोर्स डेवलप होगा, तो सबसे पहले हमने खर्च किया, खर्च किया किसके ऊपर? 3 किलोग्राम के ऊपर। कैसे? मैंने बताया था जो भी ब्लॉक का मास है उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे अपन? एक्सेलरेशन से। एक्सेलरेशन है 2, तो 6 न्यूटन हमने क्या कर दिया? खर्च कर दिया। 6 न्यूटन हमने क्या कर दिया? खर्च कर दिया। तो जो बाकी बचा वो अपने आप ही किसको रिप्रेजेंट करेगा? जो बाकी बचत हुई आपकी वो अपने आप ही किसको रिप्रेजेंट करेगी? वो रिप्रेजेंट करेगी टेंशन एट सी को। कितना आसान हो गया। 20 में से 6 चले गए तो टेंशन एट सी कितना हो जाएगा आपका? 14 न्यूटन हो जाएगा। कितना आसान है। और आ गया हो, और आ गया हो। फिर ये वाला जो पोर्शन है इसको भी आपको ब्लॉक कंसीडर करना है। मैंने बताया ना रस्सी को आपको ब्लॉक्स मानना है, तो जहां जहां पॉइंट्स आपने बना रखे हैं उसके बीच में ब्लॉक्स बन जाएंगे। तो ये आपका ब्लॉक हो गया। अब ये जो ब्लॉक हुआ इसका खुद का मास कितना है? इसका खुद का मास 1 किलोग्राम है। 2 किलोग्राम है ना, तो आधा आधा कर दिया तो ये 1 किलोग्राम हो गया, और ये भी कितना हो गया? 1 किलोग्राम हो गया। तो जो अगला खर्चा होगा हमारा वो किसके ऊपर होगा? इस 1 किलोग्राम वाले ब्लॉक के ऊपर होगा। अगला जो खर्चा होगा हमारा वो किसके ऊपर होगा? ये जो 1 किलोग्राम वाला ब्लॉक है। तो मास हो गया 1, एक्सेलरेशन हो गया 2, तो 2 न्यूटन का हमारा खर्चा हो गया। 2 न्यूटन का खर्चा हो गया। तो अब जो बचत हुई वो डायरेक्टली किसको रिप्रेजेंट करेगी?
टेंशन एट बी को रिप्रेजेंट करेगी। 14 में से 2 चले गए, 12 न्यूटन। कितना आसान है, आप सोच के देखो। एंड नोबडी विल टेल यू दीज मेथड्स। ठीक है, आगे चलते हैं, फिर आगे चलते हैं। फिर हमारा खर्चा होगा, अब की बार खर्चा किसके ऊपर होगा? इस वाली 1 किलोग्राम वाले सेक्शन के ऊपर होगा। अगेन मास कितना है? 1। अगेन एक्सेलरेशन कितना है? 2। तो खर्चा कितना हो गया आपका? 2 न्यूटन का खर्चा हो गया। तो वापस से जो बचत हुई हमारी, वो बचत कितनी हो गई हमारी? 12 में से 2 चले गए, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगी? टेंशन एट ए। 12 में से 2 चले गए, 10 न्यूटन को रिप्रेजेंट करेगी। 10 न्यूटन हमारी बचत हो गई। ठीक है, अगेन अगर ये लाइव क्लास होती तो मैं आपसे लगातार पूछते हुए चलता कि बेटा समझ में तो आ रहा है, मजा तो आ रहा है या नहीं आ रहा। अगेन आप जब भी इस क्लास को देख रहे हो, आपका मन करेगा कमेंट्स का, यार काश लाइव क्लास होती तो हम सर को बोलते कमेंट करके। कोई बात नहीं, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि हाँ ये मेथड अच्छा लगा या नहीं लगा। तो यहां पर हमारी टेंशन आ गई। ठीक है, अब अपन चलते हैं आगे। तो हम ये चेक करना चाहते हैं कि एट द एंड बिल्कुल बचत नहीं होनी चाहिए, कुछ है ही नहीं ना। चेक कर लेते हैं अपन, हमारा काम तो हो गया, सवाल तो हो गया, बट चेक कर लेते हैं। तो आप देखो, अब हमारे पास में कितनी बचत है? 10 रुपए। और इसके ऊपर कितना खर्चा होगा? अब हमारा जो खर्चा होगा वो कितना हो जाएगा? 5 किलोग्राम वाले ब्लॉक के ऊपर होगा। 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना? 10 रुपए का ही खर्चा हो जाएगा। अब जो बचत होगी हमारी वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी हमारी 0 न्यूटन। बिल्कुल सही किया है इसका मतलब हमने इसके। ठीक है, तो इस मेथड के लिए अगर ये मेथड आपको चमक गया, इस मेथड की पावर अगर आपको नजर आ गई, इसके लिए आप लोगों को कमेंट्स के अंदर मुझे जरूर इत्तला करना है, जरूर इन्फॉर्म करना है, ताकि मुझे भी थोड़ा बहुत तो फील हो कि हाँ यार मैं जो ये मेथड्स बनाता रहता हूँ बच्चों के लिए, क्यों बनाता हूँ मैं? ये इसलिए बनाता हूँ क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है जिनके पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ये तो लपक के कर दें बच्चे मेरे से पढ़े हुए। मैं बच्चों को तैयार करता हूँ नए क्वेश्चंस के लिए। तो नए क्वेश्चंस के लिए तैयार करने के 2 रास्ते होते हैं। एक तो नए क्वेश्चंस को करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट्स बहुत गहराई तक आने चाहिए, मेरा पूरा जोर उसी के ऊपर होता है। और साथ ही साथ में जो चले हुए क्वेश्चन है, टिपिकल क्वेश्चंस जो हैं, उनको बहुत स्पीड से करना आना चाहिए आपको। हर पॉपुलर और टिपिकल क्वेश्चन का मैं आपको शॉर्टकट मेथड जरूर बताऊंगा अगर मैंने ये सीरीज कंटिन्यू करी तो। अब तो मैं खुद के मजे ले रहा हूँ, ठीक है ना, बच्चे भी लेते हैं, मैं भी ले रहा हूँ। अगर मैंने ये सीरीज कंटिन्यू करी तो ठीक है ना, तो आप लोगों का मोटिवेशन, आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा, करेंगे। ठीक है, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, जरूर करेंगे। ठीक है ना, आगे चलते हैं यहाँ से। तो ये सारे एग्जाम्पल्स जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ से चलते हैं। अब अपन बात करते हैं फोर्स इन स्प्रिंग के बारे में। तो पहले इस क्वेश्चन के ऊपर ध्यान मत देना, अभी भूल जाओ इसको। ठीक है, फोर्स इन स्प्रिंग, स्प्रिंग में किस तरीके से फोर्स डेवलप होता है, फिर बाद में इस क्वेश्चन पे आएंगे, मैंने इस क्वेश्चन को छुपाया नहीं। ठीक है, तो होता क्या है कि ये आपकी एक स्प्रिंग है, ये आपकी एक स्प्रिंग है, और इस स्प्रिंग से आपने एक मास को अटैच कर रखा है। एक मास को आपने क्या कर रखा है? अटैच कर रखा है। स्प्रिंग कितनी टाइट है या कितनी लूज है, इस बात को दिखाने के लिए एक कांस्टेंट का यूज किया जाता है जिसको स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं। तो हर स्प्रिंग का एक स्प्रिंग कांस्टेंट होगा, उसको नॉर्मली के से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये जो के है, इसकी एस आई यूनिट ध्यान रख लेना। इसकी एस आई यूनिट जो होती है, कई बार पूछ ली जाती है, न्यूटन पर मीटर होती है। सरफेस टेंशन जो होता है ना, उसकी भी ऐसा यूनिट न्यूटन पर मीटर होती है। कई बार डायमेंशन वाला क्वेश्चन भिड़ जाता है यहाँ से। ठीक है ना, चलो ये हो गया के। ठीक है, हर स्प्रिंग का अपना अपना स्प्रिंग कांस्टेंट होगा, हर स्प्रिंग की अपनी नेचुरल लेंथ होगी। तो ये स्प्रिंग की क्या हो गई? ये स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ हो गई। नेचुरल लेंथ का मतलब क्या है? नेचुरल लेंथ का मतलब है कि ना तो स्प्रिंग स्ट्रेच्ड है, ना तो स्प्रिंग जो है वो खींची हुई अवस्था में है, ना ही स्प्रिंग कंप्रेस्ड है। नाइदर स्ट्रेच्ड नॉर कंप्रेस्ड, नेचुरल लेंथ। तो इसके अंदर जो फोर्स डेवलप होगा वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 0। कोई भी फोर्स नहीं होगा इसके ऊपर, कोई स्प्रिंग फोर्स डेवलप नहीं होगा। हाँ, अगर आपने इस स्प्रिंग को स्ट्रेच कर दिया,
ऐसे नेचुरल लेंथ से ज्यादा लेंथ पर ले गए, ठीक है, आपने इस स्प्रिंग को क्या कर दिया, स्ट्रेच कर दिया। कितना स्ट्रेच किया आपने, तो यहां से अगर आप कंपेयर करोगे तो जो आपका स्ट्रेच है वो मान लो कितना है, एक्स है। ये है आपका स्ट्रेच, इतना आपने स्ट्रेच कर दिया। या फिर आपने इस स्प्रिंग को क्या कर दिया, कंप्रेस कर दिया। ऐसे आपने इस स्प्रिंग को क्या कर दिया, कंप्रेस कर दिया, ठीक है। तो वही यहां से कंपेयर करोगे तो अब की बार कितना कंप्रेस कर दिया आपने, मान लो आपने एक्स डिस्टेंस से इसको कंप्रेस कर दिया। आइदर यू विल स्ट्रेच और यू विल कंप्रेस दिस स्प्रिंग, इसके अंदर एक फोर्स डेवलप हो जाएगा और उस फोर्स को अपन बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। क्या बोलते हैं अपन उसको, रीस्टोरिंग फोर्स। एक ऐसा फोर्स जो कि स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ को रीस्टोर, दोबारा से पाने की कोशिश करता है। यानी कि ऑब्वियसली जो रीस्टोरिंग फोर्स होगा वो इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन की तरफ होगा, इस पोजीशन पर लाने की कोशिश करेगा। तो अगर आप स्ट्रेच करोगे तो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन के अंदर, ठीक है, और अगर आप कंप्रेस करोगे तो वापस इधर लाने के लिए फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन के अंदर। इसका मतलब फोर्स जो है वो हमेशा एक्स के अपोजिट होगा, हमेशा एक्स के अपोजिट होगा। तो पहली चीज तो हमें पता पड़ गई कि जो फोर्स होगा वो हमेशा एक्स के अपोजिट होगा, मतलब माइनस एक्स वेक्टर आने वाला है कुछ ना कुछ रिलेशन में, एफ इज इक्वल टू माइनस टाइम्स एक्स वेक्टर आने वाला है, ताकि फोर्स और एक्स आपस में एक दूसरे के अपोजिट हो जाए। और एक और चीज, हम जितना खींचेंगे ना स्प्रिंग को उतना ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा, हम जितना खींचेंगे उतना ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा। यानी कि फोर्स जो है वो डायरेक्ट एक्स के प्रोपोर्शनल होगा, और उस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को ही हम स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं। तो अब एक और रोल हमें समझ में आ गया स्प्रिंग कांस्टेंट का। तो ये इतना फोर्स डेवलप हो जाता है जिसको कहा जाता है रीस्टोरिंग फोर्स। इस अवस्था में भी इतना ही होगा और इस अवस्था में भी कितना हो जाएगा, वही एफ इज इक्वल टू माइनस ए एक्स हो जाएगा। तो जब भी स्प्रिंग से पाला पड़ेगा, और अभी तो अपन स्प्रिंग के बारे में और ढेर सारी चीजें सीखेंगे वर्क एनर्जी पावर वाले चैप्टर के अंदर, फिलहाल स्प्रिंग में डेवलप होने वाले फोर्स की बात करें, क्योंकि इस चैप्टर में अपन फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो स्प्रिंग में इतना फोर्स डेवलप, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आई एम सॉरी ये एग्जाम्पल आपके सामने रहा होगा, आपको डिस्टर्ब कर रहा होगा, बट अब अपन इसके ऊपर आ जाते हैं। एक स्प्रिंग है, चलो भाई साहब जी है तो है, हैविंग स्प्रिंग कांस्टेंट के, तो हर स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट आपको मेंशन किया हुआ रहता है, इज रिलीज्ड एज शोन इन फिगर। तो मतलब ये ऐसे अपनी नेचुरल लेंथ पर है, आपने इसको क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। अब रिलीज करने से क्या हुआ, अभी तक तो क्या हो रहा था कि इसके ऊपर जो mg फोर्स लग रहा है, mg तो लगेगा ही लगेगा। अभी तक तो इस डाउनवर्ड फोर्स को आपने हाथ से बैलेंस कर रखा था, आप हाथ पे पकड़े हुए थे तो नॉर्मल फोर्स से आपने क्या करा हुआ था, बैलेंस करा हुआ था। जैसे आप अपना हाथ हटा लोगे तो अकेला कौन सा फोर्स रह जाएगा, mg। क्यों सर, स्प्रिंग में कोई फोर्स क्यों नहीं डेवलप होगा, क्योंकि स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पर है। हाँ, जैसे जैसे इस mg फोर्स की वजह से ब्लॉक नीचे जाएगा वैसे वैसे स्प्रिंग स्ट्रेच होने लगेगी, और वैसे वैसे स्प्रिंग के अंदर एक फोर्स डेवलप होने लगेगा। तो नीचे आते 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 एक सिचुएशन ऐसी आएगी, नीचे आते 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 मान लो यहां तक आ गए, ठीक है, एक सिचुएशन ऐसी आएगी, मान लो ये जो स्ट्रेच है ये कितना हो गया, x हो गया। एक सिचुएशन ऐसी आएगी जिसपे mg जो लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और स्प्रिंग में जो फोर्स डेवलप हो रहा है, तुम नीचे स्ट्रेच कर रहे हो तो स्प्रिंग फोर्स ऊपर लगेगा kx। अभी सर हमने वेक्टर नहीं लगाया तो नेगेटिव साइन लगाने की जरूरत नहीं है, हम दिखा रहे हैं ना कि इसके अपोजिट है, x जा रहा है नीचे, हम अपोजिट दिखा दिया हमने एरो से, तो हम अभी जस्ट मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन बन जाएगी। तो एक कंडीशन ऐसी आएगी जिसको अपन बोलेंगे इक्विलिब्रियम की कंडीशन, जिसमें ये दोनों एक दूसरे को परफेक्टली बैलेंस कर लेंगे, और इसी के बारे में क्वेश्चन में बात करी गई है। फाइंड इलोंगेशन, मतलब स्प्रिंग कितनी लंबी हो गई इन स्प्रिंग व्हेन ब्लॉक विल बी इन इक्विलिब्रियम। बेटा ध्यान रखना, एक ऐसा का ऐसा क्वेश्चन आपका वर्क एनर्जी पावर में भी करवाऊंगा मैं,
और दोनों में बहुत माइन्यूट डिफरेंस है, वहां पर इसको भी करवाऊंगा दोबारा। अभी आपको पूछा गया है कि जब ब्लॉक इक्विलिब्रियम में होगा तब इलोंगेशन कितना होगा स्प्रिंग के अंदर। तो इक्विलिब्रियम के अंदर का मतलब क्या हो गया कि इसके ऊपर जितने भी फोर्स लग रहे हैं, हम इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम का मतलब यही होता है कि जितने भी फोर्स लग रहे हैं वो आपस में बैलेंस हो जाए। मतलब जो ये के एक्स लग रहा है ऊपर की तरफ और एम जी लग रहा है नीचे की तरफ, वेक्टर नहीं सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं अपन, बता ही रहे हैं कि हाँ दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर जाए तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी एम जी डिवाइडेड बाय के। इतना आपका इलोंगेशन जो है वो प्रोड्यूस होगा, इतना इलोंगेशन आपका प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो एक बार के लिए थोड़ा थोड़ा आइडिया हो गया हमें स्प्रिंग का। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर अपन आगे वाले टॉपिक पर चलेंगे। ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। व्हेन ए स्ट्रिंग बिटवीन द ब्लॉक्स ब्रेक्स, मतलब इस स्ट्रिंग को आपने क्या कर दिया, काट दिया, ब्रेक कर दिया। ठीक है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स। ब्रेक होने के बाद में दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन कितना होगा। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना इसको। सबसे पहले तो अपन बात करते हैं ब्रेक होने से पहले क्या रहा होगा सिचुएशन। ब्रेक करने से पहले इमेजिन करो ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहा होगा, ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहा होगा। कैसे कैसे फोर्सेस लगे होंगे, ये mg फोर्स लगा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में और टेंशन फोर्स प्रोड्यूस हुआ होगा अपवर्ड डायरेक्शन में। स्ट्रिंग के दोनों एंड्स पर लगता है टेंशन फोर्स, इस एंड पर ऊपर और इस एंड पर लगा होगा नीचे की तरफ, क्योंकि स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन फोर्स भी सेम रहा होगा। फिर ये जो 3mg है इसके ऊपर इसका खुद का वेट 3m मल्टीप्लाइड बाय जी, ये लगा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और क्योंकि स्प्रिंग जो है वो खिंची हुई अवस्था में खिंच जाएगी ना पूरे के पूरे वेट की वजह से, तो स्प्रिंग के अंदर जो फोर्स डेवलप हुआ होगा वो हो गया होगा आपका एफ इन स्प्रिंग। अब वो के एक्स होगा, उसको अभी लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि हमें इलोंगेशन वगैरह नहीं पूछा गया। तो ब्रेक करने से पहले जो सिस्टम है वो किसके अंदर था, सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहा होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। और इक्विलिब्रियम में होगा, कीवर्ड को पकड़ो, इक्विलिब्रियम में होगा इसका मतलब तुम फोर्सेस को क्या कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो। तुम बैलेंस कर सकते हो इन दोनों फोर्सेस, इस ब्लॉक के ऊपर दो फोर्सेस लग रहे हैं, टेंशन ऊपर mg नीचे, तो तुम डायरेक्ट बैलेंस कर सकते हो कि टेंशन फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा, mg के इक्वल हो जाएगा। ऐसे ही इस ब्लॉक को देखो, टेंशन भी नीचे, 3mg भी नीचे और स्प्रिंग का फोर्स ऊपर। स्प्रिंग का जो फोर्स है वो हो जाएगा आपका टेंशन और 3mg के द्वारा बैलेंस। टेंशन की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास में आ चुकी है mg, तो ये अपन यहां पर रखेंगे। स्प्रिंग का जो फोर्स है वो हो जाएगा mg प्लस 3mg, तो ये आ जाएगा आपका स्प्रिंग का फोर्स जो है वो आ जाएगा आपका 4mg। ये हमने सारी की सारी बातें पता लगा ली, लेकिन ये ब्रेक करने से पहले है, काटने से पहले की बात है ये। अब अपन आते हैं सर काटने पर क्या होगा। जैसे ही आप इसको कट कर दोगे, ठीक है, तो कट या फिर ब्रेक करने के बाद, ब्रेक करने के बाद अब देखना क्या होगा, अब देखना क्या होगा। तो अब ये होगा कि जो नीचे वाला ब्लॉक है, ठीक है, ऐसी सिचुएशन बन जाएगी आपकी, जो स्प्रिंग है उससे ये वाला ब्लॉक बंधा हुआ है, 3mg वाला ब्लॉक, 3m वाला ब्लॉक, ये रस्सी जो है वो लहराने लग गई ऐसे, और ये जो ब्लॉक है ये आज़ाद हो गया, ये ब्लॉक आज़ाद हो गया। आपने स्ट्रिंग को क्या कर दिया, काट दिया। अगर ये आज़ाद हो गया, जैसे आपने रस्सी को काटा तो रस्सी के अंदर लगने वाला टेंशन फोर्स हो गया 0। इसके ऊपर तो एक ही फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, कौन सा, mg।
यानी कि इसका जो एक्सेलरेशन है वो तो पक्का किसके बराबर होना चाहिए, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर होना चाहिए। एम ए बराबर एम जी रखोगे, एम से एम कट जाएगा, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी। इसका एक्सेलरेशन तो फ्री फॉल, भाई ये तो फ्री फॉल कर रहा है तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर होना चाहिए। इसकी सिचुएशन इंटरेस्टिंग है, टेंशन फोर्स तो इसके ऊपर भी लग रहा था, वो जीरो हो गया, तो अब देखो इसके ऊपर फोर्स कैसे रहे, 3 mg फोर्स रहा, 3 mg फोर्स रहा नीचे, पहले भी था, और स्प्रिंग के अंदर कितना फोर्स था, एफ एस इज इक्वल टू 4 mg, ये फोर्स रहा आपका ऊपर। तो जैसे ही आपने काटा सिर्फ टेंशन फोर्स जीरो हो गया, ये दोनों फोर्स तो अभी भी है। अब आपने देखा कि यार ऊपर ज्यादा है और नीचे कम है, इसका मतलब इक्विलिब्रियम ब्रेक हो गया। तो अब इसका जो एक्सेलरेशन होगा उसको हमने लिख दिया ए डैश, वो ऊपर की तरफ होगा, जो ज्यादा फोर्स है उसकी तरफ होगा। हम कैसे इक्वेशन बनाते थे कि एक्सेलरेशन जो होता है सपोर्टिंग फोर्स, तो सपोर्टिंग फोर्स मतलब एफ एस माइनस अपोजिंग फोर्स, देखो एक्सेलरेशन को ये अपोज कर रहा है मतलब माइनस 3 mg डिवाइडेड बाय मास ऑफ द ब्लॉक, तो इसका मास कितना है 3m है। चलो सबकी वैल्यू रखते हैं, ए डैश आ जाएगा आपका 4 mg माइनस 3 mg डिवाइडेड बाय 3m, तो ए डैश की वैल्यू आ जाएगी mg डिवाइडेड बाय 3m, m से m कट गया और आंसर आ गया g डिवाइडेड बाय 3 OMG। OMG इतना आसान है, ओ माय गॉड, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत रेयरली ऐसे प्यारे प्यारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नीट के अंदर, वरना मैक्सिमम क्वेश्चन जो है बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। अब एज अ टीचर अगर मैं बात करूँ तो दिमाग खराब हो जाता है हर बार, इतना पढ़ाया बच्चों को, इतना तैयार किया, कोई नया क्वेश्चन तो पूछा ही नहीं। बट फिर जेई एडवांस का एग्जाम होता है और दिल खुश हो जाता है वापस से कि चलो कोई तो एग्जाम है जो कि आज भी बच्चों को सोचने पर मजबूर कर रहा है। ठीक है, चलो देखो मेरा अगर स्वास्थ्य सही रहा ना तो नेक्स्ट ईयर फुल ईयर मैं मेरे लेक्चर्स डालूंगा, फुल ईयर। अगेन मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा, बहुत अनरिलायबल पर्सन हूँ आपको पता है, ठीक है, बट किसी कारण से हूँ। स्वास्थ्य अगर आपका कारण है तो उसके ऊपर आपका बस नहीं चलता, ठीक है, बाकी कोई चीज़ नहीं तोड़ सकती मुझे। तो प्लान तो यही है, बार बार प्रार्थना भी भगवान से यही है कि मुझे ठीक रखो ताकि मैं कुछ जो दे सकता हूँ बच्चों को वो दे जाऊँ, ठीक है, और फिर निकल ले अपन, ठीक है। निकल ले या फिर जो भी है बच्चों की सेवा करते रहे, बच्चों की या निमित्त बन जाए किसी बड़े काम का। भगवान ने एक टैलेंट दिया है कि चीज़ों को अच्छे से समझ सकता हूँ और चीज़ों को अच्छे से समझा सकता हूँ। तो कोशिश करूंगा कि जब तक भगवान ऊर्जा देगा इस शरीर को, जब तक जीवित रखेगा तब तक इस काम को निरंतर जारी रखूंगा, ठीक है। तो ये भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आगे चलते हैं। मज़ा तो आ रहा है आपको, लाइव क्लास होती तो मज़ा आता मुझे भी, आपसे पूछने पे आपका जवाब मिलता। बट अगेन कमेंट्स ज़रूर करना, हर मोमेंट पर जहाँ पर मैंने आपसे पूछा है कि मज़ा आया समझ में आया, उस मोमेंट पर रुक कर पॉज करके एक कार कमेंट ज़रूर करना, भले ही मल्टीपल कमेंट्स करने पड़ जाए आपको, ठीक है। तो हमारी लाइव क्लास की कमी को हम पूरा कर देंगे। तो फोर्स इन स्प्रिंग बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट काम अपन करने वाले हैं, बात करने वाले हैं किसके बारे में, क्यों नहीं चल रही, फ्रिक्शन के बारे में। फ्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब मैं आपको गारंटी के साथ में बोल सकता हूँ कि फ्रिक्शन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाने वाला है, भले ही वो जेई हो भले ही वो नीट हो, ठीक। चलो इसको अच्छे से समझो, कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा है, मतलब मजा आएगा आपको इसको समझने में। तो अभी तक तो हमारी सारी की सारी सरफेसेस जो थी वो स्मूथ सरफेसेस थी, अब हम रफ सरफेसेस के बारे में बात करेंगे। तो पहला कि फ्रिक्शन फोर्स कब लगेगा, ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स कब लगेगा, व्हेन, कब लगेगा, जब दो ऑब्जेक्ट्स आपस में कांटेक्ट में हो, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर आर इन कांटेक्ट,
ठीक है, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर इन कॉन्टेक्ट एंड rubbing against each other। जैसे ये दोनों हाथ हैं तो ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाएं और मैं इनको एक दूसरे से रगड़ने की, एक दूसरे से रब करवाने की कोशिश करूं। अब ध्यान रखना, रबिंग जो है उसमें जरूरी नहीं है दोनों हाथ मूव होते हुए, अभी भी मैं कोशिश कर रहा हूं तो अभी भी लग रहा है फ्रिक्शन। दो आपको रब करवाने का मतलब ऐसा हमेशा ऐसा होता हुआ दिखाई दे, जरूरी नहीं है। तो रबिंग हो रही हो या रबिंग की टेंडेंसी हो, रगड़ने की मोशन आपको दिखाई दे रही हो या कोशिश करी जा रही हो ब्लॉक्स के द्वारा जो आपस में कांटेक्ट में, तब आपका फ्रिक्शन फोर्स यहां पर एक्ट होता हुआ नजर आएगा। इसको थोड़ा और टेक्निकली बोलें तो अपन ऐसे बोल सकते हैं कि व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर इन कांटेक्ट एंड हैव टेंडेंसी ऑफ मोशन, जरूरी नहीं है मोशन कर रहे हो एक दूसरे के रिलेटिवली, हैव टेंडेंसी ऑफ मोशन, मोशन करने की इच्छा है दोनों की एक दूसरे के रिस्पेक्ट, जैसी लैंग्वेज आपको अच्छी लगे। अब आप बोलोगे सर यार ये वाली शर्त तो हमने पहले भी देखी थी कि जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में एक दूसरे को प्रेस कर रहे हो करेंगे तभी तो एक दूसरे के ऊपर रगड़ खाएंगे, एक दूसरे के ऊपर रब कर पाएंगे। तो वहां पर उस फोर्स को हमने नाम दिया था नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। तो आज आपको एक बहुत गूढ़ राज बता रहा हूं मैं कि आपका जो कांटेक्ट फोर्स होता है उसके दो कंपोनेंट होते हैं। इसका जो नॉर्मल कंपोनेंट होता है, ठीक है, सरफेस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो होता है या सरफेस के नॉर्मल कांटेक्ट जो होता है, नॉर्मल फोर्स जो होता है, वो जो कंपोनेंट होता है उसको तो अपन कहते हैं नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स या नॉर्मल फोर्स बोला जाता है। इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इसमें रब करवाने वाली कंडीशन नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ कांटेक्ट में होने चाहिए और एक दूसरे के अगेंस्ट प्रेस करने चाहिए। हाँ, एक कंडीशन और ऐड हो गई कि मोशन की टेंडेंसी आ गई तो फिर आपका सरफेस के टेंजेंशियल फोर्स और लगने लगेगा। दो ही तो डायरेक्शन होती है, एक तो परपेंडिकुलर और एक होती है टेंजेंशियल। तो सरफेस के टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक और फोर्स लगने लगेगा और इसी को हम कहते हैं फ्रिक्शन। ध्यान रखना, फ्रिक्शन जो है वो कांटेक्ट फोर्स का ही कंपोनेंट है, कांटेक्ट फोर्स ही फ्रिक्शन है। ध्यान रखना, कांटेक्ट फोर्स का टेंजेंशियल कंपोनेंट जो है वो ही फ्रिक्शन है। पहली चीज बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता, बता रहा हूं मैं, ध्यान रखेंगे अच्छे से। अगर मान लो आपने कांटेक्ट फोर्स को लिखा है, अगर आपने कांटेक्ट फोर्स को लिखा है आर, नॉर्मल फोर्स को लिखा है एन और फ्रिक्शन को लिखा है आपने स्मॉल एफ, तो इसके ही दोनों कंपोनेंट्स हैं, ये दोनों परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं, एक सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, एक सरफेस के टेंजेंशियल डायरेक्शन में। एक चीज हमेशा वर्क करेगी कि आपका जो कांटेक्ट फोर्स होगा वो हमेशा किसके इक्वल होगा, नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स के रिजल्टेंट के इक्वल होगा। और दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का रिजल्टेंट अपन कैसे निकालते हैं, रूट पहले का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस दूसरे के मैग्नीट्यूड का। छोटी सी जानकारी है बट बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आपसे क्वेश्चन में नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स पूछा गया है, फ्रिक्शन पूछा गया है, या फिर कांटेक्ट फोर्स पूछा गया है, रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स पूछा। वर्ड्स को पकड़ना क्वेश्चन में, ठीक है। चलो अच्छे से हमने समझ लिया इसको भी। अब वापस से आ जाते हैं अपन फ्रिक्शन के ऊपर कि फ्रिक्शन कब लगता है, हमें समझ में आ गया। अच्छा, इसका जो मैग्नीट्यूड है, मतलब कितना फ्रिक्शन लगेगा, मैग्नीट्यूड है, ये डिपेंड करेगा सिचुएशन के ऊपर। जो मैग्नीट्यूड है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, मैग्नीट्यूड will depend on will depend on situation।
और सिचुएशन का भी नाम रख रहा हूं मैं आपकी बार, विल डिपेंड ऑन दिस पर्टिकुलर क्वांटिटी एफ मैक्स, दिस पर्टिकुलर क्वांटिटी एफ मैक्स। अब सर ये एफ मैक्स क्या है? इट इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या बोलेंगे अपन इसको? लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलेंगे। तो पूरा खेल जो है ना वो लिमिटिंग फ्रिक्शन पे डिपेंड करता है, पूरा का पूरा खेल। इसकी जो वैल्यू है ना वो फिक्स होती है। कितना होता है ये होता है आपका म्यू एस मल्टीप्लाइड बाय एन। तो वो चाचा भतीजे वाला रिलेशन आपको दिख गया, आपको शक हो ही रहा था कि यार कहीं ना कहीं नॉर्मल कॉन्टेक्ट फोर्स आना चाहिए रोल में, और वो यहां पर आ गया, वो यहां पर आ गया, म्यू एस मल्टीप्लाइड बाय एन। और यहां पर जो म्यू एस है ये एक कांस्टेंट है, हर सरफेस के लिए अलग अलग होगी इसकी वैल्यू। इसको बोला जाता है कॉफिशिएंट ऑफ, इसको बोलते हैं अपन कॉफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो कहने की मूल बात यह है कि पूरा का पूरा जो फ्रिक्शन का खेल है, पूरी की पूरी जो फ्रिक्शन की वैल्यू है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? वो इसके ऊपर डिपेंड करती है। सर कैसे डिपेंड करती है? तो आपके दो तीन केसेस बनते हैं। जैसे आपका बना केस नंबर 1 कि मान लो आपका जो एक्सटर्नल फोर्स है टेंजेंशियल डायरेक्शन में, हमेशा एक्सटर्नल फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लेना है? टेंजेंशियल डायरेक्शन में लेना है। मान लो बाहर से जो तुम फोर्स लगा रहे हो टेंजेंशियल डायरेक्शन में मूव करवाने के लिए दोनों ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे के अगेंस्ट, वो कम है किससे? एफ मैक्स से, या फिर बराबर है। इस कंडीशन में, इस कंडीशन में जो फ्रिक्शन है वो कहलाता है आपका, इस कंडीशन में फ्रिक्शन जो है वो क्या कहलाएगा? स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाएगा। इस कंडीशन में जो फ्रिक्शन है वो क्या कहलाएगा? फटाफट फटाफट लिखते हैं। इस कंडीशन में फ्रिक्शन कहलाएगा आपका स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन। और इस कंडीशन में आपका जो एक्सेलरेशन होगा, या अपन ऐसे लिख सकते हैं कि बॉडीज विल रिमेन एट रेस्ट रिलेटिव टू ईच अदर, रिलेटिव टू ईच अदर। एक दूसरे के रिस्पेक्ट में बॉडीज जो है वो रेस्ट पर रहेगी, इसीलिए इसका नाम हमने रखा है स्टैटिक फ्रिक्शन। पर अभी भी हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन बाकी है कि सर ये होगा कितना? तो ध्यान रखना, स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है ना वो हमेशा किसके बराबर होता है? वो हमेशा एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होता है। तो ध्यान रखो, सबसे पहले हमें कंडीशन चेक करनी है। हमें सबसे पहले एफ मैक्स निकालना है, फिर चेक करना है कि कहीं हमारा एक्सटर्नल फोर्स एफ मैक्स से कम तो नहीं। अगर कम मिला तो हम समझ जाएंगे स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। फिर अपन बताएंगे कि कितना स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। जितना हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं उतना स्टैटिक फ्रिक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, मैक्सिमम बच्चों को नहीं पता होता, ये गलती कर जाते हैं यहाँ पर। हाँ, ओवरऑल जो एक्सेलरेशन होगा बॉडीज का एक दूसरे के रिलेटिव वो कितना हो जाएगा? क्योंकि जितना तुम बाहर से फोर्स लगा रहे हो स्टैटिक फ्रिक्शन उतना का उतना है, तो दोनों आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं। एग्जाम्पल कि आप एक बहुत भारी भरकम अलमीरा है आपके सामने, अलमारी बहुत भारी भरकम है, कपड़े वपड़े ठुसे हुए हैं उसके अंदर, आप पूरा जोर से उसके ऊपर धक्का लगा रहे हो, बट फिर भी आप देख रहे हो यार वो तो खिसक ही नहीं रही। तो आप क्वेश्चन पूछोगे कि यार मैं जो फोर्स लगा रहा हूँ बाहर से एक्सटर्नल टेंजेंशियल डायरेक्शन में अलमीरा को खिसकाने के लिए, वो अपोज कौन कर रहा है? और कितना इंटेलिजेंट फोर्स है। मैं हल्का फोर्स लगा रहा हूं तो भी वो अपोज कर रहा है, मैं बहुत ज्यादा फोर्स लगा रहा हूं तो भी अपोज कर रहा है। यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है, वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है और हमेशा किसके बराबर होता है? एक्सटर्नल फोर्स के बराबर। बट इन दिस कंडीशन,
अगेन वी हैव अनदर कंडीशन, दिस इज और केस नंबर 2। मान लो अब की बार हमारा एक्सटर्नल फोर्स अगेन टेंजेंशियल, अगेन टेंजेंशियल, ठीक है, ये ज्यादा हो जाए किसके कंपैरिजन में, लिमिटिंग फ्रिक्शन के कंपैरिजन। तब जो फ्रिक्शन वर्क करेगा, तब जो फ्रिक्शन वर्क करेगा वो क्या कहलाएगा, वो काइनेटिक फ्रिक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन कहलाएगा। और काइनेटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो हमेशा फिक्स होती है, कितनी, म्यू के मल्टीप्लाइड बाय एन। सर ये म्यू के क्या है, इट इज नोन एज कॉफिशिएंट ऑफ, इट इज नोन एज कॉफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। फिक्स होती है ये भी सरफेसेस के लिए, कॉफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। और अब जो एक्सेलरेशन होगा, अब जो रिलेटिव एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू, विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में जो एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर कितना हो जाएगा। अब की बार आपने जो एक्सटर्नल फोर्स लगाया उसमें से इतना फ्रिक्शन ने क्या करने की कोशिश करी, बैलेंस करने की कोशिश करी, बट नॉर्मली बैलेंस नहीं कर पाया, तभी चीजें खिसकने लगती है। इसको हम किससे डिवाइड कर देंगे, मास से डिवाइड। इस तरीके से हम लोग डायरेक्ट क्या निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। ये पूरी कहानी हो गई बेटा फ्रिक्शन की। इसी को आप ग्राफ के ऊपर भी शो कर देते हो इस तरीके से, इसी चीज को आप ग्राफ के ऊपर भी शो कर देते हो। यहां पर आ गया आपका फ्रिक्शन, ठीक है, और यहां पर आ गया आपका एक्सटर्नल फोर्स, एफ एक्सटर्नल, ठीक है। आप देखोगे कि शुरुआत में जितना एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे उतना का उतना ही फ्रिक्शन बढ़ता चला जाएगा। कब तक, जब तक आपका फ्रिक्शन बढ़ते 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 या एक्सटर्नल फोर्स बढ़ते 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 किसके बराबर हो जाए, एफ मैक्स के बराबर हो जाए। यहां पर इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर एफ एक्सटर्नल जो है वो खुद किसके बराबर हो गया, वो खुद लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर हो गया। यहां तक जो फ्रिक्शन वर्क करा वो तो कहलाता है स्टैटिक फ्रिक्शन। और फिर इसके बाद में कि और ज्यादा फोर्स बढ़ाओगे तो आपका जो फ्रिक्शन है वो कांस्टेंट हो जाता है, ऐसा हो जाता है। आप दिस पर्टिकुलर पार्ट इज नोन एज काइनेटिक फ्रिक्शन। हल्का सा कम होता है एफ मैक्स से, हल्का सा कम होता है। क्यों कम होता है, क्योंकि जनरली जो म्यू के होता है वो लेस देन होता है किससे, म्यू एस। जनरली काइनेटिक फ्रिक्शन का जो कोफिशिएंट होता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन के कोफिशिएंट से कम होता है, इसलिए हल्की सी वैल्यू जो है वो यहां से थोड़ी सी, हाँ, बट फिर कांस्टेंट हो जाएगी। पूरी कहानी फ्रिक्शन की देखो एक बार अच्छे से, और फिर अब मैं इसी कहानी को एक सवाल के माध्यम से समझाऊंगा आपको, क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे, मजा आएगा आपको। पहली बार आपको लगेगा कि यार इसको ऐसे किसी ने क्यों नहीं बताया पहले, इतना क्लैरिटी के साथ में। और ऐसा पूरी फिजिक्स के अंदर फील होगा, बस शर्त यही है कि तुम्हारे लापरवाह सर अब की बार स्वास्थ्य को लेके कोई लापरवाही ना करें, ठीक रहें, और इसी तरीके से तुम्हें पढ़ाते रहे। समझते हैं, क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं अपन इसको। आ जाओ क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। अ ब्लॉक ऑफ मास 5 किलोग्राम, ब्लॉक ऑफ मास 5 किलोग्राम इज केप्ट ऑन अ रफ सरफेस। नॉर्मली रफ सरफेस को दिखाने के लिए ऐसे एजेस जो है वो शो किए जाते हैं, और हमें म्यू एस और म्यू के दे रखा है, तो वैसे भी हमें समझ में आ गया कि सरफेस जो है वो रफ सरफेस है। शोन इन फिगर, फाइंड, हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, हमें टाइप ऑफ फ्रिक्शन फाइंड आउट करना है, हमें मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन, कितना फ्रिक्शन लगेगा वो फाइंड आउट करना है, और हमें एक्सेलरेशन ऑफ, वही जो 3 चीज़ें हमने समझी थी वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। व्हेन फोर्स केस 1 में लग रहा है 20 न्यूटन और केस 2 में लग रहा है 30 न्यूटन। पूरी कहानी समझा देगा आपको ये क्वेश्चन, ठीक है। यही मजा है फिजिक्स का। आपको फिजिक्स में फिर मैं एक बार बोलूंगा, सिर्फ 2 ही चीजें पकड़नी है, हथियार,
मतलब कॉन्सेप्ट, लगाना कब है। इक्वेशंस को बहुत अच्छे से पकड़ा करो, लगाना कैसे है, टीचर को बहुत अच्छे से पकड़ा करो। दो चीज़ें पकड़ ली, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा फिजिक्स। चलो केस नंबर 1 लेते हैं अपन सबसे पहले। तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले खेल की शुरुआत कहाँ से होती है, एफ मैक्स से होती है। लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालते हैं अपन, किसके बराबर होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन, म्यू एस मल्टीप्लाइड बाय एन। और यहां पर इस केस में, हमेशा नहीं, इस केस में जो एम जी है, जो एम जी है मतलब जो 50 न्यूटन है, वही किसके बराबर है, वही बैलेंस होके एन के बराबर है। क्योंकि जो भी एक्सेलरेशन होगा वो तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा। एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर फोर्सेस को हमेशा क्या किया जा सकता है, बैलेंस किया जा सकता है। तो इस केस में, अभी आगे अपन केसेस देखेंगे उनमें अलग हो सकता है, इस केस में एन जो है वो खुद किसके बराबर है, खुद एम जी के बराबर है। और वैल्यू रखेंगे सबकी, तो म्यू एस की वैल्यू हो गई 0.5 और एम जी की वैल्यू हो गई 50। एम जी की वैल्यू हो गई 50, तो ये आ गया आपका 25 न्यूटन। पूरा कच्चा चिट्ठा हमारे सामने आ चुका है। दिस वॉज योर स्टेप नंबर 1। हमेशा फ्रिक्शन के सवालों की शुरुआत कहाँ से करोगे, यहाँ से करोगे, चाहे कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना हो। मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा, चाहे कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना हो। ठीक, चलो बहुत बढ़िया। यहाँ तक का काम हमारा हो गया। अब आगे चलते हैं यहाँ से। अब अपन चलते हैं हमारे केस नंबर 1 पर। तो हमने देखा केस नंबर 1 में जो एक्सटर्नल फोर्स है कितना, 20 न्यूटन, ये सीधा सीधा हमें नजर आ गया कम है, इससे एफ मैक्स से, जो कि खुद कितना है 25 न्यूटन। तो हमें पता पड़ गया कि जो टाइप ऑफ फ्रिक्शन है वो कैसा होना चाहिए, जो टाइप ऑफ फ्रिक्शन है वो होना चाहिए स्टैटिक। स्टैटिक फ्रिक्शन किसके बराबर होता है, तो मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए फ्रिक्शन का, मैंने बताया था स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा किसके बराबर होता है, एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होता है, मतलब 20 न्यूटन ही आपका यहां पर स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा। और रही बात एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन, रिलेटिव एक्सेलरेशन मतलब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में जो एक्सेलरेशन होता है वो कितना हो जाता है, 0। ठीक है, मतलब ब्लॉक का इस सरफेस के रिस्पेक्ट में जो एक्सेलरेशन है वो कितना हो जाएगा। केस नंबर 2 पर चलते हैं भाई साहब। ये रहा हमारा केस नंबर। अब की बार हमने नोटिस किया कि जो एक्सटर्नल फोर्स है वो कितना है, 30 न्यूटन, जो कि क्लियरली ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, लिमिटिंग फ्रिक्शन, जो कि कितना था 25 न्यूटन। अब की बार हमें पता पड़ गया कि जो टाइप ऑफ फ्रिक्शन है वो कैसा होना चाहिए, काइनेटिक होना चाहिए। बहुत बढ़िया। मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए इसका, मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, तो काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है एफ के, वो होता है म्यू के मल्टीप्लाइड बाय एन। एन खुद किसके बराबर है, एम जी के बराबर है। तो वैल्यूज रखते हैं, म्यू के की वैल्यू कितनी है 0.4 है, मल्टीप्लाइड बाय एम कितना है 5, एम जी मतलब 50 कर दिया हमने। तो 0.4 से डेसिमल हटेगा, नीचे 10 जाएगा, कटेगा, तो ये आ जाएगा आपका 20 न्यूटन। 20 न्यूटन हमारा यहाँ पर फ्रिक्शन लग रहा हो। और अब हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। अब जो एक्सेलरेशन होगा वो हमने बताया था कितना होगा, एफ एक्सटर्नल, ये तो तुमने लगाया, माइनस एफ के, ये फ्रिक्शन ने कोशिश करी रोकने की, रोक नहीं पाया, तो डिवाइडेड बाय एम। एफ एक्सटर्नल कितना लगाया हमने 30, फ्रिक्शन फोर्स कितना लगा यहाँ पर 20, डिवाइडेड बाय एम। एम कितना लगा, एम लगा यहाँ पर कितना 5, तो 30 माइनस 20 दैट इज 10 डिवाइडेड बाय 5, आंसर आ जाएगा आपका 2 मीटर पर सेकेंड।
दिस विल बी योर आंसर। तो हर एक चीज फ्रिक्शन के बारे में आपको क्लियर कर देगा ये वाला हमारा। जब भी अगर फ्रिक्शन को लेके कोई कंफ्यूजन हो रहा हो, फ्रिक्शन की कहानी को लेके कोई भी कंफ्यूजन हो रहा हो, एक बार यहां पर आ जाना। और मैं फिर बोल रहा हूं बेटा, हर क्वेश्चन जो फ्रिक्शन का होगा ना, इन्हीं स्टेप्स के बेसिस पे होगा। आपको विश्वास तो ऑब्वियसली नहीं हो रहा होगा मेरी बातों पर, बट अब हो जाएगा जब हम एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। देखो, कुछ एग्जाम्पल्स अपन लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल अपन लेते हैं, ब्लॉक ऑन रफ इंक्लाइन प्रॉब्लम। मतलब ये बहुत टिपिकल प्रॉब्लम है कि आपका जो ब्लॉक है वो एक रफ इंक्लाइन प्लेन के ऊपर है। इसको पूछने का तरीका क्या होता है? इसको पूछने का तरीका ये होता है कि जो ब्लॉक है वो शुरू में कहां पर रखा हुआ था? ब्लॉक आपका शुरू में ऐसे रखा हुआ था, ऐसे रखा हुआ था। फिर आपने क्या करा, इसको धीरे 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 उठाना स्टार्ट किया, लिफ्ट करना स्टार्ट किया, यहां पर फिक्स रखते हुए। तो उठाते 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 ऐसे आपने इसको उठाना स्टार्ट किया, तो उठाते 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 एक कंडीशन ऐसी आई, एक कंडीशन ऐसी आई जहां पर इस ब्लॉक ने इस सरफेस के ऊपर स्लाइड करना स्टार्ट कर दिया। ये एक्सपेरिमेंट तुम खुद भी करके देख सकते हो, ठीक है? तो ये जो ब्लॉक है ये यहां पर आते आते क्या करना स्टार्ट कर देता है, इट स्टार्ट्स स्लाइडिंग। ठीक है, ये जो एम मास का ब्लॉक था ये यहां पर क्या कर देता है, थीटा एंगल पर आते ही स्लाइड करना स्टार्ट कर देता है। इस एंगल को बोला जाता है एंगल ऑफ रिपोज। क्या बोलते हैं अपन एंगल को? तो थीटा इज नोन एज एंगल ऑफ रिपोज बोला जाता है। अगर ध्यान रखो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज इग्नोर कर सकते हो। हाँ, होता कितना है ये हम निकालेंगे, ठीक है ना? तो एंगल एट विच ब्लॉक starts sliding on rough inclined। ठीक, तो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे? ठीक है, चलो देखते हैं। तो मैंने क्या बताया, जहां पर भी फ्रिक्शन इन्वॉल्व हो, सबसे पहला काम क्या करना होता है तुम्हें? स्टेप नंबर 1 हमेशा क्या होता है, हमें लिमिटिंग फ्रिक्शन फाइंड आउट करना होता है। लिमिटिंग फ्रिक्शन किसके बराबर होता है? म्यू एस मल्टीप्लाइड बाय एन। अब इस केस में एन किसके बराबर होगा ये हम देखेंगे। तो हम देखेंगे एम जी लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में और नॉर्मल लग रहा है सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ठीक, जो भी स्लाइडिंग होगी वो तो इस डायरेक्शन में होगी, इंक्लाइन की डायरेक्शन में होगी। तो इंक्लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन के फोर्सेस को एनीवेज क्या किया जा सकता है, बैलेंस किया जा सकता है। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि इंक्लाइन के केस में हमेशा फोर्सेस को दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लो, एक इंक्लाइन के पैरेलल और एक इंक्लाइन के परपेंडिकुलर। तो ये तो ऑलरेडी परपेंडिकुलर है, इसको तो ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। इसका mg का एक कंपोनेंट होगा इधर और एक कंपोनेंट हो जाएगा आपका इधर। अब यहां पर भी मैंने बताया था कि याद रख लो कि mg का इंक्लाइन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो होता है वो हमेशा कॉस कंपोनेंट होता है, mg कॉस थीटा, और पैरेलल कंपोनेंट जो होता है वो साइन कंपोनेंट होता है, mg साइन थीटा। अब हमें पता पड़ गया कि ये दोनों फोर्सेस आपस में क्या होने वाले हैं, बैलेंस होने वाले हैं। यानी कि पक्का एन जो है वो किसके इक्वल होने वाला है, एम इंटू जी मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा के इक्वल होने वाला है। सर फिर ये एम जी साइन थीटा क्या कर रहा है? नोटिस करो, ये जो एम जी साइन थीटा है इट विल वर्क एज टेंजेंशियल एक्सटर्नल फोर्स। यही तो है जो कि टेंजेंशियल डायरेक्शन में है और इस ब्लॉक को खिसकाने की कोशिश कर रहा है। कितना मजेदार हो जाता है जब आप फिजिक्स को समझते हुए चलते हो।
मुझे पढ़ाने में मजा आ रहा है, सोचो। ठीक है, तो अब हमें पता पड़ गया कि यार यहां पर जो एफ एक्सटर्नल है, ठीक है, एफ एक्सटर्नल जो है, ठीक है, हमने बोला ब्लॉक जो है वो क्या करने लग जाए, जस्ट स्लाइड करने लग जाए। मतलब स्लाइड करने की जो कंडीशन है वो क्या होती है कि आपका जो एफ एक्सटर्नल है इट मस्ट बी लेस देन, सॉरी उल्टा लिख दिया, इट मस्ट बी, इट मस्ट बी ग्रेटर देन, इट मस्ट बी ग्रेटर देन व्हाट, एफ मैक्स। तब जाके ब्लॉक जो है वो क्या करने लगेगा, विल स्टार्ट स्लाइडिंग। तब जाके ब्लॉक जो है वो आपका स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा। काइनेटिक फ्रिक्शन वाला केस, तो ये चीज हमने पकड़ ली। चलो, एफ एक्सटर्नल की जगह हमने क्या रख दिया, एम इंटू जी इंटू साइन थीटा, और एफ मैक्स की जगह हमने क्या रख दिया, एफ मैक्स की जगह हमने रख दिया म्यू एस इंटू एम इंटू जी इंटू कॉस, एम जी से एम जी कट गया, कॉस थीटा को इधर ले आएंगे, तो म्यू एस मस्ट बी लेस देन क्या होना चाहिए, टेन थीटा। तब जाके म्यू एस जो है वो टेन थीटा से लेस होना चाहिए, तब जाके आपका स्टार्ट स्लाइडिंग वाला केस आपको दिखाई देगा। यानी कि जो एग्जैक्ट म्यू एस इज इक्वल टू टेन थीटा है, ठीक है, ये, या फिर यहां से अगर आप निकालोगे थीटा जो है वो हो जाएगा आपका टेन इनवर्स म्यू एस। ये जो है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा उस एंगल को जहां पर ये चेंज हो रहा है, एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एंगल ऑफ रिपोज। जहां पर ये दोनों बराबर हो जाएंगे उस पर वो घटना हो रही होगी, ब्लॉक जस्ट स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा। स्लाइड करने की कंडीशन तो हमने पता लगा ही ली कि म्यू एस टेन थीटा से लेस होना चाहिए। जस्ट बराबर होने के केस में हमारा चेंज हो रहा है, बड़ा होने पर स्लाइड नहीं होगा, छोटा होने पर स्लाइड होगा, बराबर होने पर एंगल ऑफ। तो ये जो चीज है ये अब आपके आगे डायरेक्ट काम आ सकती है, मैं बताऊंगा कैसे, बट फिलहाल के लिए ये अच्छे से समझ में आना चाहिए। इसकी जो अप्रोच होती है ना, कई लोग क्या करते हैं, कई लोग पहले से ही फ्रिक्शन को ड्रॉ कर देते हैं, पहले से ही फ्रिक्शन को क्या कर देते हैं, ड्रॉ कर देते हैं, और फिर इक्विलिब्रियम बैलेंस करते हैं। तो वो गलत अप्रोच है, या गलत से ज़्यादा यूं कह लो कि वो कंफ्यूजिंग अप्रोच है, क्योंकि उसमें आप कई सवाल उठाओगे कि सर इक्विलिब्रियम में क्यों कर दिया आपने सारे के सारे, ठीक है ना, वो समझाना पड़ेगा कि देखो भाई इक्विलिब्रियम में क्यों कर रहे हैं फोर्सेस को, ठीक है। तो जो रियल अप्रोच है, जो प्रॉपर अप्रोच है, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमेशा पहले एफ मैक्स निकालो, और फिर जो भी सवाल में कंडीशन दे रखी है उसके हिसाब से आप फ्रिक्शन की तरफ आगे बढ़ो। आपको कभी कंफ्यूजन होगा ही नहीं फ्रिक्शन की डायरेक्शन निकालने में, कभी नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ये आपसे पूछ ली जाती है, इसको आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है। और अगर आगे बढ़े यहाँ से, तो अब एक और फोर्स से हम इंट्रोड्यूस होने वाले हैं विच इज नोन एज सूडो फोर्स। अब सूडो फोर्स जो है ना, ये सिर्फ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ही वर्क करता है, ओनली अपीयर्स, only appears in non-inertial frame of reference। सिर्फ इन्हीं के अंदर, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर ही ये क्या करेगा, वर्क करेगा। सर क्या होती है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या होता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है फ्रेम हैविंग एक्सेलरेशन। जिनका खुद का एक्सेलरेशन होता है ना, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या कहलाती है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाती है। ढेर सारे एग्जाम्पल है, ढेर सारे एग्जाम्पल है।
जैसे लिफ्ट का एग्जांपल ले लो, लिफ्ट का एग्जांपल ले लो, ये जो लिफ्ट है ये ऊपर की तरफ जा रही है ए एक्सेलरेशन से, तो ये लिफ्ट किसका एग्जांपल हो गई? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एग्जांपल हो गई। जैसे ट्रक का एग्जांपल ले लो, ये जो आपका ट्रक है ये आगे की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है, कितने एक्सेलरेशन से? ए एक्सेलरेशन से। ये भी किसका एग्जांपल हो गया? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एग्जांपल हो गया। इस चैम्बर का एग्जांपल ले लो जो कि क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन कर रहा है। यहां पर हो गया इसका सेंटर, और ये कैसी मोशन कर रहा है? ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। इस कंडीशन में भी आपका एक एक्सेलरेशन होता है टुवर्ड्स द सेंटर। ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। आर क्या है यहां पर? रेडियस है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं अपन। इसका भी एक्सेलरेशन है टुवर्ड्स द सेंटर, तो ये भी किसकी तरह वर्क करेगा? ये भी आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की तरह वर्क करेगा। तो जब भी खुद फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपको एक्सेलरेशन करती हुई नजर आए, समझ जाना वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और उस नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक ऐसा फोर्स एग्जिस्ट करने लग जाता है जिसका रियल में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, इसलिए उसको बोलते हैं अपन शूडो फोर्स। इसलिए अपन उसको बोलते हैं शूडो फोर्स। शूडो का मतलब होता है जो कि रियल में एग्जिस्ट ना करे, किसी खास कंडीशन में जिसका हमें आभास हो। इसलिए मैं बच्चों को जब ऑफलाइन पढ़ाता हूं तो बताता हूं कि ये फिजिक्स का भूत है इसका सिर्फ आभास होता है। जैसे अंधेरे कमरे में जाने पे भूत का आभास होता है ना, ऐसे उजाले में कुछ नहीं होता, वैसे ही नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जाने पे हमें इस भूत का यानी कि शूडो फोर्स का एहसास होने लगता है। ठीक है, चलो इसको आप टेक्निकली ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, ठीक है ना, कि विदाउट कंसीडरेशन ऑफ शूडो फोर्स, अगर हम, ठीक है, शूडो फोर्स को कंसीडर नहीं करेंगे, बताऊंगा अभी मैं, अगर हम शूडो फोर्स को मान लो नेग्लेक्ट कर दे, कंसीडर ना करें, ठीक है ना, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जितने भी हमने पढ़े हैं लॉज, विल नॉट वर्क, will not work in a non inertial frame of reference। अगर आप शूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट यूज नहीं करोगे, शूडो फोर्स को कंसीडर नहीं करोगे, तो फिर आपकी जो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसमें न्यूटन्स लॉज ब्रेक हो जाएंगे। इसीलिए तो हमने शूडो फोर्स बनाया, ताकि हमने इतनी मेहनत से जो लॉज बनाए हैं, हमने देखा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जाते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं। उनकी कंसिस्टेंसी को बरकरार रखने के लिए हमने अपनी तरफ से एक फोर्स बनाया जिसको अपन क्या कहते हैं? तो फोर्स कहते हैं। कब लगता है पता पड़ गया, क्यों लगता है पता पड़ गया, ठीक है। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो इसका मैग्नीट्यूड, खुशी की बात है, हमेशा फिक्स होता है। कितना होता है? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिस भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, जिस भी ऑब्जेक्ट के ऊपर तुम शूडो फोर्स लगा रहे हो उसका मास ले लेना, मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। उसके मास को फ्रेम ऑफ रेफरेंस के एक्सेलरेशन से आप क्या कर देना? मल्टीप्लाई। कितना आसान है सोचो। मतलब टेंशन फोर्स, नॉर्मल फोर्स, ये तो फिर भी सिचुएशन पर डिपेंड करते हैं, ये तो फिक्स है। बस ये देखना है कि लगेगा या नहीं लगेगा, अगर लगेगा तो फिक्स है, इतना लगेगा। और मजेदार बात है इसकी डायरेक्शन भी बहुत आसान है यार, ठीक है। अपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलरेशन है ना उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो ये तो एम जी जैसा फोर्स हो गया,
mg जैसा फोर्स हो गया। अब मैं आपको मजे की बात बताऊं, आइंस्टीन ने जो अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी, अब ये ना तुम्हें नीट और जेई के चक्रों में पढ़ाने की वजह से मैं ये सब चीजें आपसे खुल के नहीं कर पाता। आइंस्टीन की जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो है ही इसी चीज के ऊपर। आइंस्टीन भाई साहब जी तो बोलते हैं कि ग्रेविटी एग्जिस्ट ही नहीं करती, ग्रेविटी का हमें जस्ट एहसास होता है, यानी कि ग्रेविटेशनल पुल इज नथिंग बट अ सूडो फोर्स। कभी बात करेंगे इसके बारे में, इंटरेस्टिंग है बहुत चीज, बट ध्यान रखना। ठीक, बहुत बढ़िया बात है, यहाँ तक की चीजें हमें आगे समझ में। तो ये हमारा सूडो फोर्स हो गया। तो इसके भी एग्जांपल्स देखते हैं, बिना एग्जांपल्स की चीजें समझ में आती नहीं है, तो इसके कुछ टिपिकल एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूँ, मजा आएगा आपको। कीपिंग अ ब्लॉक स्टेशनरी विदाउट फ्रिक्शन ऑन एन इंक्लाइन। अब बोलोगे सर ये कैसे हो सकता है, अभी अभी हमने स्टेशनरी रखा था इंक्लाइन के ऊपर, हमें किसकी जरूरत पड़ रही थी, फ्रिक्शन की। म्यूएस जो था वो ग्रेटर देन टेन थीटा होना चाहिए था ना, लेस देन टेन थीटा होने पर तो ब्लॉक स्लाइड करने लग जाता है। तो हमने बोला यार ये तो फ्रिक्शन के बिना तो इम्पॉसिबल है। आपका जो इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, ये रहा आपका इंक्लाइन प्लेन, थीटा इसका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है, ठीक। और इसके ऊपर आप किसी ब्लॉक को क्या करना चाहते हो, इसके ऊपर आप किसी ब्लॉक को स्टेशनरी रखना चाहते हो। अब बोलोगे सर ये तो आप इम्पॉसिबल बात कह रहे हो, क्योंकि अभी अभी हमने प्रूव किया था कि म्यूएस मस्ट बी ग्रेटर देन ऑफ टेन थीटा, तब जाके आप ब्लॉक को स्टेशनरी रख पाओगे। लेस देन टेन थीटा होने पर स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाए, अभी अभी पढ़ा था। अब अपन क्या करते हैं, यहां पर एक नई चीज करते हैं, अपन इसके ही धक्का लगाने लग जाते हैं, हम इसके ही धक्का लगाने लग जाते हैं, ठीक है। हम इस पूरे के पूरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को ए एक्सेलरेशन से क्या करवाने लग जाते हैं, मूव करवाने लग जाते हैं, पूरे के पूरे फ्रेम को। ये वैसा ही है जैसा बचपन में मैं क्या करता था, खूब सारी पतंगे लूटता था, उनको ऐसे छाती पे रखता था और नई पतंग को लूटने के लिए तेजी से भागता था। अब उस टाइम पे मुझे नहीं समझ में आता था कि बिना फेविकोल के पतंगे कैसे चिपकी हुई रहती थी मेरे, अब समझ में आ गया कि मैं बिना फ्रिक्शन के भी, मतलब बिना फेविकोल के भी, मैं किसी ब्लॉक को मेरे ऊपर इंक्लाइन के ऊपर स्टेशनरी रख सकता हूँ। बस मुझे क्या करना पड़ेगा, खुद को एक्सेलरेट करना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, पूरे के पूरे इंक्लाइन को क्या करना पड़ेगा, एक्सेलरेट करना पड़ेगा। सर एक्सेलरेट होने से क्या हो जाएगा, एक्सेलरेट होते ही आपका जो ये इंक्लाइन है जिसके रिस्पेक्ट में आप इसको स्टेशनरी रखना चाहते हो, वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन जाएगा। और जैसे ही नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना, तो देखो इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स लगे। एक फोर्स लगा इसके ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, एक फोर्स लगा सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल, और एक और फोर्स लगा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होने की वजह से सूडो फोर्स। तो सूडो फोर्स हमेशा एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, इस डायरेक्शन में लगेगा। कौन सा फोर्स, सूडो फोर्स, ठीक है। और सूडो फोर्स जो होता है वो हमेशा कितना होता है, मास ऑफ द ब्लॉक मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब आप न्यूटन्स लॉज लगा सकते हो, अब आप बोल सकते हो कि हाँ सर हम इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सूडो फोर्स इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, अब ब्लॉक रेस्ट पर है तो फोर्सेस को क्या किया जा सकता है, बैलेंस किया जा सकता है। और बैलेंस करने का तरीका, वैसे तो इंक्लाइन के लिए मैंने आपको रूल बताया था कि इंक्लाइन के पैरेलल और इंक्लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट्स को डिवाइड करो, लेकिन यहां पर फिर अपन अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा स्मार्ट बनना है। अगर हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन ले लेते हैं तो मेहनत कम हो जाएगी, क्योंकि दो फोर्सेस जो हैं इनको डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, और ये 90 माइनस थीटा है तो ये घूम फिर के वापस से क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। तो नॉर्मल का एक कंपोनेंट आएगा इधर जिसका नाम होगा एन कॉस थीटा, इसको आप चाहो तो याद भी रख सकते हो कभी अगर करने की जरूरत पड़े, और एक कंपोनेंट आएगा इधर, इसका नाम हो जाएगा एन साइन थीटा।
अब आप बैलेंस कर सकते हो। आप देख रहे हो कि एन साइन थीटा जो है वो तो किससे बैलेंस हो रहा है, एम ए से बैलेंस हो रहा है, और एन कॉस थीटा जो है ये किससे बैलेंस हो रहा है, एम जी से बैलेंस हो रहा है। आप दोनों को डिवाइड कर दो, नॉर्मल से नॉर्मल कट जाएगा, टेन थीटा किसके बराबर आ जाएगा, ए अपॉन जी के बराबर। ए कितना आ जाएगा आपका, जी टेन थीटा। याद रखने लायक रिजल्ट है, याद रखने लायक रिजल्ट है कि अगर इतने एक्सेलरेशन से तुम पूरे के पूरे इंक्लाइन को मूव करवाओगे तो विदाउट फ्रिक्शन भी तुम ब्लॉक को क्या रख सकते हो, स्टेशनरी रख सकते हो। विदाउट फ्रिक्शन भी तुम ब्लॉक को स्टेशनरी रख सकते हो। हुआ आसान, आया मजा। ऐसे हम शूडो फोर्स को अप्लाई करते हैं और देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स। इंक्रीज एंड डिक्रीज इन वेट इनसाइड अ लिफ्ट। सबसे पहले तो ध्यान रखना, जो वेट मशीन होती है, जो वेट को मेजर करने वाली मशीन होती है, ये वेट को मेजर नहीं करती। इट ऑलवेज मेजर्स नॉर्मल फोर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। कभी भी वेट मशीन जो है वो वेट को मेजर नहीं करती। कैसे करेगी, मशीन से तो वेट का कोई लेना देना ही नहीं है। वेट तो हमारे ऊपर प्लेनेट लगाता है। मशीन के ऊपर जब अपन खड़े होते हैं, मशीन के कांटेक्ट में आते हैं, तो मशीन हमारे ऊपर कौन सा फोर्स लगाती है, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स है। समझ में, ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है। मशीन जो है वो कभी भी वेट को मेजर नहीं करती, वो किसको मेजर करती है, नॉर्मल फोर्स को मेजर करती है, पहली चीज। अच्छा, इसकी जो रीडिंग है उसमें अपन एक और जुगाड़ लगाते हैं। नॉर्मली जो वेट मशीन की रीडिंग होती है वो न्यूटन में नहीं होती, वो न्यूटन में नहीं होती, वो किस में होती है, किलोग्राम में होती है। इन किलोग्राम, किलोग्राम में होती है वो। तो अभी फोर्स को तुम्हें वापस से किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट करते हो, तुमने मेजर किया किसको, नॉर्मल फोर्स को, और अब तुम इसको किससे डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय जी, या 10 से डिवाइड कर दो, जी की वैल्यू हमेशा 10 लेते हैं। तो ये दो चीजें जो है ना, ये अक्सर बच्चों को नहीं पता होती, और बच्चे ऐसे फोकट में इधर उधर अंधेरे में तीर मार रहे होते। टीचर्स भी नहीं बताते उनको ढंग से क्लैरिटी के साथ। अब अपन एग्जांपल लेते हैं कि मान लो ये है हमारा, एक लिफ्ट का एग्जांपल लेते हैं अपन, लिफ्ट का एग्जांपल लेते हैं। तो दिस इज अ लिफ्ट, ठीक है, और इसके अंदर एक इंसान है। ये ठीक है, किसके ऊपर खड़ा हुआ है, ये एक वेट को मेजर करने वाली मशीन के ऊपर खड़ा हुआ है। वेट को मेजर करने वाली मशीन के ऊपर खड़ा हुआ है। पूरी की पूरी लिफ्ट जो है वो ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है। पूरी की पूरी लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है। तो अब आप सोचो इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स लगेंगे। एक फोर्स तो लगेगा ही लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज इसका रियल वेट, दैट इज एम जी। रियल वेट ये तो हमेशा लगेगा, क्योंकि ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, पूरी की पूरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऊपर जा रही है, हम लिफ्ट के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, लिफ्ट के अंदर जाके देख रहे हैं। तो हमें इस एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में हमें एक और फोर्स लगाना पड़ेगा, दैट इज एम ए। ये हमारा हो जाएगा शूडो फोर्स, ये हो जाएगा शूडो फोर्स है। कब लगाना है, कैसे लगाना है, मैग्नीट्यूड कितना होगा, डायरेक्शन कैसे होगी। अच्छा, ये इस मशीन के ऊपर खड़ा है तो इसके ऊपर एक और फोर्स लगेगा, मशीन लगाएगी इसके ऊपर, दैट इज नॉर्मल फोर्स, और मशीन हमेशा इस नॉर्मल फोर्स को मेजर करती है। अब आप बैलेंस कर सकते हो कि हाँ लिफ्ट में खड़ा है, ठीक है, तो बैलेंस करोगे तो एन किसके इक्वल आएगा, एन किसके इक्वल आएगा, एम जी प्लस एम ए, मतलब एम जी प्लस ए के इक्वल है। यानी कि आपकी जो रीडिंग है
यानी कि आपकी जो रीडिंग है वो कितनी आ जाएगी, इसको जी से डिवाइड कर दूंगा तो m टाइम्स 1 प्लस a अपॉन जी आ जाएगी। ये आपकी रीडिंग आ जाएगी, ये आपकी रीडिंग आ जाएगी। मतलब फॉर एन एग्जाम्पल, मान लो इसका रियल मास होता, मान लो इसका रियल मास m होता 70 किलोग्राम, और मान लो एक्सेलरेशन हम लेते 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसके अंदर अगर अपन वैल्यू रखते तो जो मेजर्ड मास आता, जो मेजर्ड मास आता वो कितना आता, m, m की जगह हमने रख दिया कितना 70 टाइम्स 1 प्लस a, मतलब 5 डिवाइडेड बाय 10, तो ये आ जाता 70 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 1/2, मतलब 3 डिवाइडेड बाय 2, 2 से कट गया 35 टाइम्स, तो ये आ गया 15, पावर चलेगी 105 किलोग्राम। इतना हमारा मेजर्ड वेट आता, 105 किलोग्राम। इतना मेजर्ड वेट आता कि अगर आप एक ऐसी लिफ्ट में खड़े हो, और ये एक्सपेरिमेंट आप खुद भी कर सकते हो, बस एक्सपेरिमेंट करने का जज्बा आपके अंदर होना चाहिए कि आप एक लिफ्ट के अंदर जाके अगर अपना वेट मेजर करोगे और लिफ्ट को टॉप फ्लोर तक एक्सेलरेट करवा देना, तो आप देखोगे आपका वेट जितना है उससे आपको ज़्यादा दिखाएगी मशीन। उल्टा काम करोगे तो उल्टा काम हो जाएगा। मान लो आपकी जो लिफ्ट है वो ए एक्सेलरेशन से नीचे जाने लगे, अब की बार ए एक्सेलरेशन से लिफ्ट जो है वो नीचे जाने लगे, सेम सिचुएशन है। ये वही हमारे मिस्टर राजू हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, लिफ्ट के अंदर जाके अपना वेट मेजर कर रहे हैं, ठीक है, वेट मेजर कर रहे हैं। तो अब की बार क्या हुआ, अब की बार वही वेट, जो रियल वेट है वो तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही होगा mg, जो नॉर्मल फोर्स है वो तो अपवर्ड डायरेक्शन में ही होगा n, और जो शूडो फोर्स है, आपकी बार एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, तो जो शूडो फोर्स है m a, जो शूडो फोर्स है वो लगेगा आपका ऊपर की डायरेक्शन। अब की बार बैलेंस करोगे तो n प्लस एम ए किसके इक्वल आएगा, एम जी के इक्वल आएगा, मतलब n किसके इक्वल आ जाएगा, एम जी माइनस ए के इक्वल आ जाएगा। यानी कि अब की बार जो रीडिंग आएगी वो कितनी आएगी, जी से डिवाइड कर देंगे तो m टाइम्स 1 माइनस ए अपॉन जी आएगी। और वही एग्जांपल लेके आप देख सकते हो कि रियल मास 70 ले लेना, एक्सेलरेशन 5 ले लेना, और करके देखना कितनी रीडिंग आती। तो लिफ्ट अगर एक्सेलरेट होती है तो वेट जो मेजर किया जा रहा है, रियल वेट नहीं, वेट जो मेजर किया जा रहा है मशीन के द्वारा वो चेंज हो जाता है। अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रही है, वेट बढ़ जाएगा, m टाइम्स 1 प्लस ए अपॉन जी हो जाएगा, और लिफ्ट नीचे जा रही है, बढ़ जाएगा m टाइम्स 1 माइनस ऑन, ठीक। तो इस तरीके से आप शूडो फोर्स को क्या कर सकते हो, यूज कर सकते, ठीक है। और शूडो फोर्स के साथ में ही हमारे इस चैप्टर के सारे हथियार, सारा जो असला बारूद है वो कंप्लीट हो गया। लेकिन आप जब नीट और जेई की तैयारी करते हो तो सिर्फ हथियार इकट्ठा करना, उनको अच्छे से चलाना, उनको अच्छे से चलाना सीखना, यही काफी नहीं है। कुछ ऐसे दुश्मन हैं जो कि बहुत पावरफुल है, जो कि पता है कि आपको मिल सकते हैं जंग के मैदान में, जिनको मैं बोलता हूं स्पेशल कंडीशन, जैसे बैंकिंग ऑफ रोड हो गई, जैसे कार टेकिंग टर्न हो गया, जैसे कंस्ट्रेंट मोशन हो गई, और भी ढेर सारे एग्जाम्पल्स हो गए। सर आपको कैसे पता चला, अब हम करेंगे हमारे पीवाईक्यूज को एनालाइज, बोथ जेई और नीट, और उन पीवाईक्यूज से हम उन दुश्मनों को छांट के बाहर लाएंगे। अब हमारा जो थर्ड लेक्चर होगा उसमें आपको और ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि आप मेरे साथ में करोगे ढेर सारे क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूं आज का जो लेक्चर है वो आपको बहुत मजेदार, बहुत बेनिफिशियल लगा होगा। अभी तो बेनिफिशियल के हिसाब से आप बताओ कमेंट्स के अंदर। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए
टाटा बाय बाय, सी यू ऑल इन नेक्स्ट क्लास। जय हिंद।